देखो फिर से सुन लो। तो दो चीजें हमारे पास, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने क्या था, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव राइज टू प्रोडक्ट। तो इसमें रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, A और B की जो कॉन्सेंट्रेशन उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। एंड ये जो A है और B है इसका जितना कोएफिशिएंट है उसको आपने पावर में ले जाना है। जैसे इसका कोएफिशिएंट कितना है, A तो पावर में लेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना B तो पावर में लेंगे। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो रेट जो हमने चेक करा वो एक कांस्टेंट निकाला हमने, प्रोपोर्शनल हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है एंड के को क्या बोल देते हैं हम, रेट कांस्टेंट बोल दिया। तो यहाँ पे A की पावर A एंड B की पावर B। एग्जांपल लिया हमने फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, दिस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। यहाँ पे H2 plus N2 गिव राइज टू 2NH3। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट अगर मैं चेक करूँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन गैस का कितना है 3 है और नाइट्रोजन का कितना है 1 है। तो इसका अगर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट निकालना तो कैसे निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू K H2 की पावर 3 और N2 की पावर 1। तो मैंने कहा 90% रिएक्शंस का ऐसे निकल जाता है, लेकिन कुछ जो रिएक्शन है जब हमने चेक करा काफी पुराना कॉन्सेप्ट था। फिर आया हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज रेट लॉ। रेट लॉ में क्या कहा, देखो ध्यान से सुनना, सिमिलर है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है, तरीका सेम है लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है, आंसर में फर्क आएगा। तो उसने कहा सिंपल सा रिएक्शन है, फिर से आपको AA प्लस BB गिव राइज टू, आप प्रोडक्ट कर लो। आपका जो रेट है वह सीधा ध्यान दे, रेट जो है वो फिर से वही K आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे A इंटू B। पर यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना वो जरूरी नहीं है कि आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो पावर है वो जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि A और B नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे X और Y। सेम जैसे इसका अगर हम करें रिएक्शन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल बताओ कोई भी रिएक्शन, जैसे H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव राइज टू कितना आ जाएगा 2HCl आ जाएगा। अगर इसका मुझे कहें कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, K और H2 और Cl2। अब मुझे यहाँ पे पूछे इनकी पावर कितनी है, तो देखो यहाँ पे इसकी जो पावर होगी वो x होगी, उसकी पावर जो होगी वो y होगी। एंड दीज x एंड y आर सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो इसकी पावर भी 1 आनी थी, इसकी पावर भी 1 आनी थी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इस रिएक्शन का 2 नहीं है, याद करो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं है। अगर ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ध्यान से सुनना, मेनली जो हमें डिस्कस करना है वो करना हमने x और y के बारे में। अब यहाँ पे x प्लस y यानी कि जो सम ऑफ पावर है इसको बोल देते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको डिनोट करते हैं हम n से। n क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो आपको कॉमन रिएक्शन मिलेंगे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ये 3 ऑर्डर बहुत ज्यादा कॉमन है, इनके क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आएंगे और इनको ज्यादा डिटेल में भी इनको हमने डिस्कस करना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से सुनना, x और y क्या है, सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। x एंड y आर सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के। जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका ये जो 3 और 1 है, हो सकता है ये इसके इक्वल हो सकता है ना इक्वल। क्लियर? तो ये था हमारे पास कौन सा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले जो इजी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा आपको, उसने क्या करा होगा, आपको रेट लॉ दिया होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया होगा, और आपसे उसने पूछा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे एक दो छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, वंश बताएगा मुझे इसका आंसर। वो बेटा इक्विलिब्रियम है, आप उसमें कंफ्यूज मत हो। उसमें हमने रेट में एक्सप्रेशन यूज किया था। रेट तो निकाला नहीं था उसमें हमने, नहीं बट उसमें कहाँ निकाला था रेट, के तो आया था ना उसमें। हाँ K आया था हम, बट हाँ उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते थे, K वो अलग चीज थी, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, वो अलग चीज है। याद करो उसमें आप प्रोडक्ट्स भी लेते हो, concentration of product divided by concentration of reactant, that is called Q।
ठीक है, तो वो अलग चीज थी, रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। जब रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी कि Q की वैल्यू K के इक्वल हो जाती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम K Q के इक्वल हो जाता है, तो वो अलग चीज है। देखो बच्चे क्वेश्चन है, मेरे पास मैंने रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर हाफ, B की पावर 0 एंड C की पावर जो वो 3/2 है। अब ध्यान से सुनना बच्चों एक चीज, पहले तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A देखूं तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, हाफ। विद रिएक्टेंट टू B देखूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट C देखूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3/2। फिर आता है ओवरऑल ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर में क्या करेंगे हम बच्चों, हाफ प्लस 0 प्लस 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास n की वैल्यू। कितनी आई n की वैल्यू, कितनी आई, 2। प्लस करोगे तो आ जाएगा ना, एलसीएम ले लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना आया, 2 आया। अब आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर कितना है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B कितना है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट C कितना है, ठीक है। तो ये कर लोगे क्वेश्चन। तो ये कॉमन आपको मैं जब क्लास लगी थी आपकी, अभी आज तो आपका रिवीजन क्लास है, बैकलॉग क्लास है, जब आपकी एक्चुअल क्लास लगी थी तो उसमें बताया होगा, इसमें 3-4 रिएक्शन दिए थे मैंने, 3-4 एग्जांपल दिए थे कि जल्दी से अब वो निकाल के दिखाओ। अब जो उसके बाद आता है हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज यूनिट। यूनिटी है, यूनिट बताओ, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले एग्जांपल थे, हाँ देखो वो आपने एग्जांपल कर लेने, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए हुए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है। जैसे डीकंपोजिशन ऑफ Na2O5 जो है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी, तुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकालने आता है ना ऐश्वर्या, याद है कुछ तुझे, कुछ याद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था? चलो ये हो गया हमारे पास। सो नेक्स्ट तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से एग्जांपल हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के मैंने एग्जांपल लिखवाए हैं कुछ। एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगता है कोएफिशिएंट को देख के, लेकिन वो एक्चुअली सेकंड ऑर्डर नहीं है। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ HI जब टूटता है H2 + I2 में, तो अब ना बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2HI है जब ये टूटेगा H2 और प्लस I2 में, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल टू K इंटू HI की पावर कितना 2 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। गलती करते हैं ना बच्चे, जो कोएफिशिएंट है उसको ले जाओ पावर में, कोएफिशिएंट नहीं जाएगा, तो इसके हिसाब से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 2, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है एक्चुअली जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक और चीज ध्यान से सुनो, अगर इसे H2 में उल्टा कर दूं, यानी कि मैं इसको लिख दूं H2 तो यहाँ पे 0 आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 0। यहाँ पे मैं लिख दूं H2 गैस प्लस I2 गैस, गिव राइज टू कितना 2HI गैस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ठीक है। ये लिखवाए हुए एग्जांपल, आप किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, मैंने बताया हुआ पहले, आप ऑर्डर रिएक्शन देख के ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। जब आप रिएक्ट करवा के देखेंगे तो पता चलेगा कौन किसके प्रोपोर्शन में कितना कंज्यूम हो रहा है, वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। तो इसका जो रेट हम लिखेंगे यहाँ पे, रेट जो है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा K H2 और I2 की पावर, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 था और इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए लिया हमने 1? नहीं, यहाँ पे 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि यहाँ पे इनका जो प्रोपोर्शन है, इनकी जो पावर है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, वहां से पता चला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, कोइंसिडेंट से ऐसा हो सकता है समटाइम, जैसे इस केस में ये देखो कोइंसिडेंट से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही आ रहा है, लेकिन ये इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1। क्लियर? अब आते हैं हम यूनिट। अच्छा मैंने एक और बताया था कि रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीकेइंग अगर हो रही है तो वो हमेशा कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है।
तो उसमें आपको कभी दिया नहीं होगा उसने कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, कौन सा है, आपको खुद ही पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब हम आते हैं यूनिट कि यूनिट कैसे निकाले रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट देखो ध्यान से बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट को किससे लिखते हैं हम? के से। इसकी यूनिट बतानी है तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम रेट की यूनिट निकाल लेते हैं। रेट की यूनिट, रेट क्या होता था बच्चों याद है? रेट क्या होता था जनरली? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, यही होगी। ठीक है, मोल पर लीटर। और टाइम की यूनिट क्या होगी? चेंज इन टाइम, सेकंड। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो रेट की यूनिट क्या आ गई? रेट कितना आ गया हमारे पास? मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? ये रेट की यूनिट आ गई। अच्छा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन की यूनिट जनरली हम क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन किसी में भी हो सकती है, जनरली हम यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं, तो मोल पर लीटर। अब कंसंट्रेशन टर्म तो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब भी होती है, यहाँ पे हम जनरली मोलैरिटी कंसीडर कर रहे हैं। कंसंट्रेशन जब भी आएगा जनरली मोल पर लीटर ही लेते हैं, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर आ गया। तो बच्चों अब ये जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी, के की यूनिट डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हमने किसके लिए करा था? अब ये यूनिट पता होनी चाहिए आपको। रेट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड और कंसंट्रेशन की है मोल पर लीटर। इससे हम के की यूनिट जो वो निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बच्चों यहाँ पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के इनटू किसकी पावर? ए की पावर कितना आ जाएगा? जीरो, यही होगा। या आर की पावर जीरो, सिंपल सी बात है, एक रिएक्शन कंसीडर कर लिया हमने, आर गिव राइज टू पी, यहाँ पे आर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आर की पावर जीरो। तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, रेट की यूनिट क्या देखो जरा चेक करो, मोल पर लीटर पर सेकंड। अभी हमने डेराइव करी, के की हमें नहीं पता, इसको यहाँ पे लिख दिया। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी यहाँ पे? कंसंट्रेशन की होगी मोल पर लीटर, यही होगा। ऊपर पावर कितना है? जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो, 1 आ जाएगा। तो यानी कि ये तो सारा 1 हो गया, तो 1 को मल्टीप्लाई करें के से, कितना आंसर आया? के ही आंसर आया। तो यानी कि के की हमारे पास यूनिट जो आई वो क्या आई? मोल पर लीटर पर सेकंड। आई कि नहीं आई? क्लियर? मोल पर लीटर पर सेकंड आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद हमारे पास कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान से देखो, रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम? रेट इज इक्वल टू के इनटू आर की पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही है, ये थी बच्चों जीरो के लिए। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट के लिए। रेट की यूनिट कैसे लिखेंगे हम? मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू के इनटू, अच्छा ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पे? मोल पर लीटर की पावर कितना है? 1। तो कितना, उतना ही आंसर आया। अब ये मोल पर लीटर है और इधर भी मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर खत्म। के की यूनिट क्या आ गई? सेकंड इन बर्स आ गई या पर सेकंड आ गई। तो इस तरह से हम, अगर क्वेश्चन आपको दिया है जनरली और उसने ये नहीं मेंशन करा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, और वहां से आपसे टाइम पूछा है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, तो उसमें उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, के की वैल्यू दे रखी होगी आपको, तो उस के की जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ जो यूनिट लगी है उससे पहचान सकते हो आपकी कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, अब अगर आप असाइनमेंट्स देखो तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि भाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, उसने कहा बताओ कौन सा ऑर्डर है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप क्या कर सकते हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। बड़े कॉमन क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से बच्चों अगर सेकंड ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, ध्यान से सुनो, सेकंड ऑर्डर आ जाता है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेट किसके इक्वल हो जाएगा? के इनटू आर की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेट की तो पता ही यूनिट क्या होती है हमें? मोल पर लीटर पर सेकंड, यही है, इज इक्वल टू के इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर की पावर कितना? 2। अब देखो यहाँ पे मैथ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, हमारा है तो ये 5th-6th क्लास का मैथ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैसे भी कर सकते हैं, ये मोल पर लीटर है, ये मोल पर लीटर है, पावर है, ये कट गया इससे। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो भाई देखो सिंपल सी बात है,
इसको उधर ले जाओ, इधर आपके पास मोल पर लीटर पर सेकंड और इधर क्या आपके पास मोल पर लीटर की पावर कितना 2। अब बच्चों इसको अलग कर दो आप, ये कितना मान लो, इस पूरे की पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, पता ही है ना। तो आपके पास जो के की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मतलब आपके पास क्या बचेगा, जनरली आपके पास बचेगा मोल पर लीटर की पावर कितना आ जाएगा -1 और पर सेकंड। अगर आप सॉल्व करो इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास मोल इनवर्स और लीटर हो जाएगा और पर सेकंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस इतना मैथ तो आता है ना, ये तो नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये किसके लिए हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आते हैं हम, मान लो अगर आपको फ्रैक्शन में दिया या किसी में दिया आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में दिए किसी में दिए, जिसको हम बोल देते हैं nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा फॉर nth ऑर्डर। हाँ जी कविता क्या हुआ, मैथ सिखा रही इसको, वेरी गुड। थर्ड ऑर्डर कर दिया सीधे। फॉर nth ऑर्डर देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, nth ऑर्डर के लिए हम रेट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। तो r की पावर यहाँ पे अगर n है तो अब इसकी यूनिट जो वो चेंज हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड है और यहाँ पे k, और इसकी आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर n, ठीक है। अब k की निकालने इस पूरे को ले आओ इधर, ये बन जाएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे मोल पर लीटर की पावर कितनी n। ऐसा करते हैं, इसको भी हम ऐसे मान लेते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस का n है, ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। ये है मेन फॉर्मूला, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो इससे आप बाकी सारे ही कोई भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो देखो हमारे पास जो यूनिट थी वो क्या थी, जो nth ऑर्डर के लिए क्या बन के आई हमारे पास k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और यहाँ पे n क्या चीज है, n है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सिंपल है, बहुत इजी है, k किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपके पास डिपेंड करता है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, 0 ले लेते हैं पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो 1 - 0 कितना आंसर आएगा 1 आएगा, और जब 1 आया तो आपके पास क्या आंसर आ गया मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यही तो आई थी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यही अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती 1 आ जाती, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, यानी कि मोल पर लीटर की पावर कितनी आई 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास क्या बचा पर सेकंड। तो आपके पास k की यूनिट क्या आ गई पर सेकंड। यही अगर बच्चों आपके पास कितना होता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आता, हमारे पास आता मोल पर लीटर की पावर कितना हो जाता 1 - 2 कितना आता है -1 पर सेकंड। अब सिंपल सी बात है, मोल की पावर -1 का ये जो भी इन सब की पावर -1 हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा मोल की पावर -1 और लीटर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया लीटर आ गया, और पर सेकंड। जनरली हम जो प्लस वाली पावर है उसको पहले लिख देते हैं, तो ये और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। ये तो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो फिर तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रिवीजन चल रही, थोड़ा फास्ट मतलब पता होना चाहिए। Yes, sir. अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स पढ़ेंगे आप लोगों के पास, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डन। ये हमारे पास वैल्यूज अगर पता है तो फिर तो सारे आंसर जो निकल जाएंगे।
एक छोटा सा ही है कि अगर वहां पे मान लो प्रेशर आ गया, प्रेशर इन द सेंस कि यूनिट आपकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह वहां पे हमारे पास प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने वहां पे प्रेशर लेना है, तो वहां पे हमारे पास प्रेशर की यूनिट एटीएम ले लें। अगर एटीएम है तो सिंपल सी बात है, एटीएम कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह वहां पे प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर जैसे कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में थी वैसे प्रेशर हम एटीएम में ले सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना था nth ऑर्डर के लिए क्या बना था, जरा देखो, 1 माइनस क्या बना था, n बना था। अब इस केस में क्या होता है, देखो ये है कॉन्सेंट्रेशन, इस कॉन्सेंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देना हमें, एटीएम से। वहां पे हम प्रेशर ले रहे थे, प्रेशर, और यहाँ पे हम सॉरी वहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे मोल पर लीटर में, यहाँ प्रेशर ले लेंगे तो प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर गैसियस रिएक्शन ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एटीएम की पावर कितना, 1 माइनस n पर सेकेंड। जैसे अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिएक्शन के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि वहां पे प्रेशर आपको एटीएम में दे रखा है या बार में दे रखा है, जनरली बार में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एटीएम में दे रखा है तो क्या करेंगे, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे n की पावर कितना होता है, n कितना दिया है, जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, तो 1 माइनस जीरो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी K इज इक्वल टू ATM सेकंड इनवर्स। तो कुछ नहीं, बस वो मोल जो था उसको कन्वर्ट करा हम। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, जरा बताओ लखनपाल, तू बताना बेटा, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो कितना आया हमारे पास, ATM इनवर्स पर सेकंड। वहां पे हम मोल को भी इनवर्स कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे तो इकट्ठी एक ही यूनिट है, तो फिर उसी को इन्वर्स करना है, बस इतनी सी बात है। आगे समझ ही नहीं है तो ये फटाफट से थोड़ा फास्ट में यूनिट्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हमने रिवीजन कर ली। अब आते हैं हम डायरेक्टली, देखो मॉलिक्यूलैरिटी और इसके बीच में डिफरेंस देख लेना। मॉलिक्यूलैरिटी चलो आगे भी आपको मैं समझाऊंगा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या नहीं हो सकती है। पूछो व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, रिएक्टिंग स्पीशीज की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, कम से कम एक मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेगा ही, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो जनरली क्या है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकता है अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बाई मॉलिक्यूलर भी हो सकता है अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर भी हो सकता है अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी मैंने बताया था कौन सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में फर्क है। तो अभी मैं सीधा ही आता हूं, रेट, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। यहां तक तो क्लियर है ना सबको, पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन करके एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे आप टाइम निकाल सको। आपके पास अगर टाइम दिया है और कॉन्सेंट्रेशंस दी हैं तो आप K निकाल सको, रेट कांस्टेंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, और आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है तो आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें निकालने के लिए हमें एक फार्मूला बनाना पड़ेगा और इस फार्मूले को बनाएंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाँ डेराइव करना है, आता है डेराइव करने। देखो बेटा पहले के टाइम में अगर आज से 4 या 5 साल पहले की बात करूं, 3 या 4 साल पहले की, तब ये आता था जनरली, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आ जाता था। आजकल के टाइम में मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, आपको पता ही पेपर जो है पैटर्न चेंज हुआ है। बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन स्कूल वाले पूछ लेते हैं कई बार, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं आपके तो उसमें पूछ लेते हैं।
हो सकता है कि जीरो ऑर्डर का आ जाए इंटीग्रेट करने के लिए, किसके लिए, बोर्ड में आ जाए जीरो ऑर्डर का आ जाए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन लिया R गिव राइज टू P। ठीक है, R एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं इसको जीरो ऑर्डर के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा? जीरो ऑर्डर के लिए रेट निकालना तो कैसे निकालूंगा? तो एक तो हमने स्टार्टिंग में एक मेथड करा था, कौन से वाला, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो उसमें हमने एवरेज रेट पढ़ा था और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था। एक तो वहां से रेट निकाल सकते हैं। अगर वहां से रेट निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था उसका, बोलो? माइनस लगता था रिएक्टेंट के साथ हमेशा, और डेल्टा आर डी बोल दो इसको, डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही था। एक तो ये तरीका था, और दूसरा तरीका कौन सा करा हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट कैसे निकालेंगे, सेम इस रिएक्शन के लिए इसको लिखेंगे हम के, और फिर r की पावर कितना, जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दो डिफरेंट मेथड है, ध्यान से सुनना, एक ये मेथड है और एक ये मेथड है। ये जस्ट आपके पास रेट एक्सप्रेशन था और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो रेट तो बराबर आना चाहिए ना। यस सर। समझे बात की नहीं समझ गए? तो इन दोनों से अगर मैं निकालूं, जैसे हमने बोहर मॉडल का भी परसों ही क्लास हुई थी, रिवीजन 12th उसके लिए प्लस 1 वाले बच्चों के लिए, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो बोहर ने मोमेंटम का एग्जाम फॉर्मूला दिया कि NH/2 पाई होना चाहिए, और एक फिजिक्स के हिसाब से मोमेंटम दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस डेल्टा आर अपॉन dt, ये जो हमने स्टार्टिंग में करा था कि कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से रेट निकल सकता है, उससे जो आंसर आएगा, तो भाई रेट लॉ से जो आंसर आएगा वो भी तो इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों को इक्वेट करा, हमारे पास देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल सी बात है, ऐसा करते हैं, r नॉट को इधर ले आते हैं और dt को उधर ले जाते हैं और माइनस के साइन को भी उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा डेल r अपॉन r नॉट, सॉरी क्या करते हैं, मैं r नॉट थोड़ी नहीं है, r की पावर 0 है। r की पावर 0 मतलब कि आपके पास कंसंट्रेशन जो है उसकी पावर कितना करा हमने, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान से सुनो बच्चों, एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो आपके पास ये 1 हो गया, तो हमारे पास k कितना आया, हमारे पास k आया, ये dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये निकालते हैं इसको, और ये माइनस का साइन भी उधर चला जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा r इज इक्वल टू माइनस k dt। अब क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को चाहे आप 1 मान लो, इसको करेंगे हम इंटीग्रेट। समझ गए ना यहाँ पे? यस सर। मैं थोड़ा जीरो देख के नोट में कंफ्यूज हो गया। ये r की पावर 0 है, r की पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 आएगा इसको सॉल्व करके। Yes, sir. और तो आपके पास जो है डेल्टा r किसके इक्वल आएगा, और डेल r किसके इक्वल आएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस k dt हो जाएगा। अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब बच्चों इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो क्या क्या होगा, ये आ जाएगा आपके पास dr इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा dt। हो गया? अब क्या करेंगे, देखो अब मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब मुझे इंटीग्रेशन हटाना है, d हटाना है सॉरी, तो इंटीग्रेशन के साथ ये हटेगा, साथ में क्या होगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। तो जब मैं इसको हटाया, ये हमारे पास बन गया r और इक्वल टू माइनस k, और ये dt हट गया यहाँ से, dt नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन और d साइन जब हटे यहाँ से, तो आपके पास t बचा, और यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी। क्या लिखवाया था मैंने, सिंपल i लिखवाया था, i यहाँ पे सिंबल उसका हम लिख देते हैं। और फिर मैंने ये बताया था कि ये फाइंड कैसे करना है, इसको इक्वेशन मान लो 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहाँ पे ना ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जितने भी आगे इक्वेशंस हैं उसमें i की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप डेराइव करोगे या सेकंड ऑर्डर का डेराइव करोगे तो i की वैल्यू कितनी पुट करनी है। अब i तो कांस्टेंट है, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन हो फाइनल कंसंट्रेशन हो, इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसको हमने कैसे निकाल लिया, देखो कि वैल्यू ऑफ i, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ i में, ये अलग है छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें नहीं है, ये अलग है, इसको समझना है आपको। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ i की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं बच्चों r को मान लूं इनिशियल कंसंट्रेशन,
यानी कि आपका जो R है वो हुआ R नॉट के इक्वल। R नॉट, अब ध्यान से सुनना, एक नया सिंबल आया, R नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम कितना था? 0। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? मैक्सिमम। उस टाइम पे जो वैल्यू होती है कंसंट्रेशन की, उसको बोल देते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन। तो R यहाँ पे हमारे पास है R नॉट, और टाइम क्या था उस टाइम पे? 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट होना है, हुआ नहीं। तो जब टाइम 0 था तो बताओ मुझे, अगर मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? जरा ध्यान से देखो, R की जगह क्या आ जाएगा? R नॉट आ जाएगा इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू कितनी ले ली? 0, और प्लस क्या है यहाँ पे? आई। तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ गई? R नॉट के इक्वल। अब ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। I की वैल्यू आपने ऐसे ही निकालनी है। तो यहाँ पे R की क्या है हमारे पास? R इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस के टी, और प्लस I की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? R नॉट। बोलो आगे कि नहीं आया? ये आई इक्वेशन 3। ग्राफ पे भी इसी को प्लॉट करना है हमने, और इससे बहुत सारे आगे फॉर्मूले बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ग्राफ पे इसी को प्लॉट करना है। बताओ अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है उसको तो किस पे बैठेगी ये? y is equal to mx plus c, यानी कि माइनस mx plus c। देख के पता चल रहा है स्लोप कहाँ आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई, जरा देखो। अगर ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई है तो बच्चों आगे क्या क्या निकाल सकते हैं हम? आगे इसके बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसे कि चेक करो बच्चों, जैसे कि R सॉरी इस KT को तो ले जाओ, इसको इधर ले आओ। KT इज इक्वल टू R नॉट माइनस R। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास? अगर K निकालना है फॉर एग्जांपल यहां से, तो R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाय T, और अगर T निकालना है मुझे यहां से तो क्या बन जाएगा? R नॉट माइनस R डिवाइडेड बाय K। ये बन गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो, इसके ऊपर आप याद करो कितने सारे क्वेश्चंस करें आपने इस फॉर्मूले के ऊपर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाउ टू फाइंड T? ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, R फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K, और K निकालना तो सेम, बस T को उधर ले जाओ। ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और एक और चीज, अच्छा इसको मैंने बताया था दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम लिमिट लगाते हैं, लेकिन मैंने उससे नहीं करवाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसका फॉर्मूला जो है तो फॉर्मूले से मतलब है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गए। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने करवाया था कि मान लो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है और रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो गया, जिसको बोलते हैं कि T 100%। जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जब रिएक्टेंट सारा ही खत्म हो गया, तो बताओ उस टाइम पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और टाइम पूछा हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, यस। जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया है, 100% कंप्लीशन पे कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी? R मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रिएक्टेंट 100 ग्राम लिया, विद द टाइम वो कंज्यूम होता गया, एक टाइम आया वो कितना हो गया? जीरो। तो जब वो जीरो हो गया तो अब जब हमने फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, तो फॉर्मूला है हमारे पास R नॉट माइनस R नॉट तो कितना लेता हूँ 100 ग्राम, और R कितना हमारे पास? जीरो हो गया। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या हो गया? यानी कि T 100%, T 100% मतलब जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास R नॉट बाय K, बिकॉज R कितना हो जाएगा यहाँ पे? जीरो हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आप इसी अप्रोच से कर सकते हो क्वेश्चन को, तो लेकिन चलो थोड़ा पता होना चाहिए, या फिर पूछ लेता है पोजीशन रीजन। हो गया? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो कैसे आएगा? ओए होते नींद क्यों आनी थी हैं? ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रही नहीं तो कुछ नहीं। एक तो ये बड़ा पंगा है ना ऑनलाइन पे, ये कुछ बोल नहीं सकते इनको, और ये एडिट करता नहीं, सीधे डाल देता है। रखना पड़ेगा एडिटर, मुझे लग रहा है स्मार्ट मोड आ जाए। हाँ, ताकि तुम लोग घर में छुट्टियां मार सको।
फिर सर हमें लिंक भेज देना ऑनलाइन लेक्चर का, हम वहाँ से देख लेंगे। नहीं मैं आप ऑनलाइन क्लास करवाओ, आप रिकॉर्ड क्या करो सारे। और उसका क्या बेनिफिट? अगर क्लास में दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा। तब भी हमारे आपको नुकसान तो है। बच रहा है सर, बच्चे बैकलॉग आपको लेक्चर देते। आपको लगता है कि आप लोग घर पे देख लेते हैं? इतने डिसिप्लिन कब से हो गए तुम लोग? रिकॉर्ड ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, जिस दिन मैं रिकॉर्ड करने लग गया ना, तो मान लो 50 बच्चे बैठे क्लास में, 50 में से 30-35 ही आएंगे, सर आज बारिश बहुत ज़्यादा है, आप लिंक भेज देना, हम वहाँ से देख लेंगे। सर आज धूप बहुत ज़्यादा है, सर आज पेट में दर्द हो रही थी, सर आज सर में दर्द हो रही थी, आज एक्टिवा का पेट्रोल खत्म हो गया, आज साइकिल से गिर गया, आज कीचड़ में गिर गया, आज कुत्ते ने काट लिया। अगर इसमें पैर टूट गया तो उसके लिए हम लोग हैं ना। तब तो रखूंगा ऑनलाइन। हाँ तो वो अलग चीज है ना। बहुत सुस्त हो जाते हैं बच्चे, और ऊपर से तुम लोग जैनजी हो। जैनजी हो तो वैसे मुझे भरोसा नहीं है। चलो अच्छा आ जाओ, नेक्स्ट देखो। क्या हुआ? ग्राफ। तो हमारे पास क्या इक्वेशन पता होनी चाहिए? देखो जो मैंने इक्वेशन लिखवाई थी क्या थी? r इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आर नॉट। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये इक्वेशन जो बैटरी है वो किसकी बैटरी है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, यानी कि माइनस एम एक्स प्लस सी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? y एक्सिस, अच्छा ये किसके वर्सेस है? मतलब ये इक्वेशन क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास ये देखो, ये है कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास, ये है y, ये एम एक्स आ जाएगा आपके पास, और प्लस आपके पास आएगा c। अब ये जो बच्चों ये क्या आता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन आता है, कहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है ये क्या आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी, x क्या आ जाएगा आपके पास? x एक्सिस पे क्या आ जाएगा? टाइम। यही था ना? तो ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस क्या बन जाएगा? ये देखो y एक्सिस पे हमारे पास, यहाँ पे y एक्सिस पे, और दूसरा कौन सा हमारे पास? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे नीचे आ गया हमारे पास टाइम, ये देखो टाइम आ गया x एक्सिस पे। y एक्सिस पे हमारे पास क्या आ गया? r आ गया कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और बच्चों स्लोप का मतलब क्या है? ये कहाँ आएगा? ये आया नीचे, ये जो पॉइंट आया ये क्या है? C आ गया यहाँ पे, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन को किससे लिखा हुआ है यहाँ पे हमने? R नॉट बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास R नॉट, और स्लोप क्या बची हमारे पास पे? स्लोप तो क्या बच रही है? माइनस के ही बच रही है, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। हो गया, क्या था इसमें? समझ आ गया? ये तीनों देवियां, हेलो। हाँ ठीक है, और देखो एक और इसका बन सकता है, कौन सा? जो हमने करा था कि इसका रेट कैसे निकाला था हमने? रेट इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर कितना था? 0। तो इसका ग्राफ बनाओ जरा, कैसा बनेगा? ये किस पे बैठेगा? ये बैठेगा y इज इक्वल टू एम एक्स पे। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। अब बताओ, हाँ तू बताना मुझे पंडित, ये किसके वर्सेस किसके है? ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ मतलब ठीक है वो भी, लेकिन रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है कि y और उस पे क्या आएगा, y एक्सिस पे। तो ये आ गया आपके पास y एक्सिस, और ये है m और x। y एक्सिस पे क्या आ गया आपके पास? रेट, और यहाँ पे क्या आ गया इस तरफ नीचे? कॉन्सेंट्रेशन। यही है। तो बताओ फिर कहाँ पे जाएगा ग्राफ? ये स्ट्रेट। कैसे? अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे स्लोप ही ऐसे आ जाएगी। बच्चों पावर देख लो कितनी है, 0 है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो रेट इज इक्वल टू के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहां पे सुनो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 10 कर दूं, तो
तो 10 की पावर 0। अब मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन को पहले सिर्फ डबल कर दिया, मतलब 10 की बजाय अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी 20। तो अगर मैंने 20 कॉन्सेंट्रेशन कर दी तो 20 की पावर 0 कितना आंसर आया। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ तो 1000 की पावर 0। तो कह रहा है जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो आप, 2 टाइम कर दो, 3 टाइम कर लो, 1000 टाइम कर लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो मतलब जितनी मर्जी कॉन्सेंट्रेशन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट तो वही रहेगा। तो कहां से आया, अब जीरो तो होगा नहीं रेट, कहीं ना कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ले लें हम पॉइंट, ये कहाँ आ जाएगा फिर, ये लो, यही है। वो पहचानने को आ जाता है कि बताओ ये ग्राफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए, किसके लिए है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। सिंपल हो गया, बात करना डन, वेरी गुड, कर दे रफ। अब आते हैं हम जल्दी से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। हाँ जी मैडम, अब तुम्हारा क्लियर हो गया, कहाँ गई जानवी, ये भी कराई थी ना तुमने क्लास, यस सर। समझ भी आया कुछ की सर के ऊपर से क्या नहीं मैम ने तो समझाया। हो गया था मतलब मेरा पहले से, तो फिर तो आप और भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं निकलेंगे, बस इनका क्लियर ही होता है, क्वेश्चन ही निकलते। बच्चों देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता ही है, हमने एक रिएक्शन ले ली फिर से, R की प्राइस टू P सीक्वेंस की बात है। तो आपके पास रेट किसके इक्वल हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हेडिंग दे लेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दो तरीके से निकालेंगे फिर से, कौन से वाले, तो वही माइनस PR अपॉन dt, और ये इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, K इंटू R की पावर कितना 1, यही है। यस सर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस R को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस R का लेते हैं और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K dt हो जाएगा। इस माइनस के साइन को भी इधर ले जाते हैं, ये बन गया आगे इक्वेशन हमारे पास। अब हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो क्या आ जाएगा, जरा देखो, यही आएगा। अब इंटीग्रेशन हटाऊं तो ध्यान से सुनना बच्चों, एक सिंपल सी चीज बताई थी मैंने कि DA अपॉन A किसके इक्वल होता है हमेशा, ln A, ठीक है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप इसको हटाओगे इंटीग्रेशन को, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ln R, ये आ जाएगा आपके पास ln R इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस K और T आ जाएगा क्योंकि तो हट गया, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कुछ I आएगा। I की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कैसे फाइंड आउट करनी है। I कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हेन R आपके पास कितना है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, R कितना हो जाएगा बच्चों, R नॉट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ड्यूरिंग टाइम 0। तो अगर इसमें ये वैल्यू में पुट करो तो यहाँ पे बनेगा ln R की जगह क्या हो जाएगा, R नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस K इंटू T की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 और प्लस I, तो यहाँ से I की वैल्यू निकल गई हमारे पास, I की वैल्यू क्या आ रही है, ln R नॉट आ गया, आ गया क्लियर कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास देखो क्या आ गया, ln R इज इक्वल टू माइनस KT और प्लस I की वैल्यू कितनी आई है, ln R नॉट, हो गया बस, फिर तो सॉल्व है। चलो शाबाश, इसके बाद बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को, तो लिखो, नोट्स तो है ना आपके पास। अच्छा क्या होगा फिर, ये माइनस KT
ठीक है, ध्यान से सुनना, माइनस के टी, इसको उधर ले जाओ, ये बन जाएगा हमारे पास के टी इज इक्वल टू, तो कौन आएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। प्रॉपर्टी लगा देंगे, जैसे प्रॉपर्टी थी लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता था, तो जैसे log a माइनस log b किसके इक्वल होता था, log a अपॉन b होता था, वैसे ln a माइनस ln b किसके इक्वल होगा, ln a by b। तो लगा दो इसको, प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, kt इज इक्वल टू ln कितना देगा बच्चों, r नॉट माइनस r, where r नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और r इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को और सिंपलीफाई करना चाहे तो हम ध्यान से देखना थोड़ा सा, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है क्या है आज, हाँ बस छुट्टियों को रोक के रहा करो तुम लोग, घर वाले धक्के मार मार के इधर भेजते हैं, ये मैं इस वजह से ही कर रहा हूँ। तो बच्चों KT देखो कितना आ गया हमारे पास, KT इज इक्वल टू ln, ये हमारे पास बना था, एक बार फिर से लिख देता हूँ r बन जाए। अब बच्चों मुझे अगर t निकालना सिंपली यहाँ से, तो कैसे निकालूंगा t में, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 by k इंटू ln, और यहाँ पे r नॉट अपॉन r क्लियर, और यहाँ से k निकालना चाहूँ तो k भी निकाल सकता हूँ, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 by t, और ln r नॉट बाय r। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, मतलब जो भी है 1 2 जो भी लिखना आपने, लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चों को ना ln निकालने में दिक्कत आती है, तो फिर इसका मैंने सिंपल कहा था कि इसको ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ रहा है इसमें थोड़ा सा नहीं कन्वर्ट कर लेते, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 2.303 डिवाइड बाय t आ जाएगा, और log कितना आ जाएगा r नॉट बाय r, और अगर k निकालना तो कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय k log r नॉट बाय r, टाइम निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए सर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब निचोड़ यही है, आपको जो क्वेश्चन आने हैं ज्यादातर, या तो वो k दिया है t निकाल दो, t दिया हुआ k निकाल दो, कंसंट्रेशन निकाल दो, यहाँ से निकलेगा बस। अब लॉग तुम लोगों को आता है, ये VCC का तरीका करा हुआ तुम लोगों, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है। अब इसके ग्राफ की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, कर दूं यार, नोट्स है तो है नहीं एक ना इसमें इंटीग्रेशन वाला ये समझ नहीं आ रहा, डेल्टा डी आपने ना इंटीग्रेशन dt करके नीचे प्लस i लिखवा रखा है, वो समझ नहीं आया। प्लस आई इंटीग्रेशन से समझा दो एक बार जो आपने नीचे करवाई है, ln वाला नहीं, ln वाला आगे उसके आगे, ये ऊपर, ये इसके नीचे, ये इसके भी नीचे, ये? हाँ ये वाला। अच्छा ये नहीं समझ आया, ये माइनस का KT है, इसको मैं उधर ले गया प्लस करने के लिए, जब मैं उसको उधर ले गया तो फिर ये ln r को उधर ले जाओ, आई कहाँ गया? हाँ वही वो आई की वैल्यू आई की वैल्यू वैल्यू थी तो R0। हमने i की वैल्यू पुट नहीं कर दी थी बेटा, i की वैल्यू निकाली थी हमने, i की वैल्यू हमारे पास पता क्या आई है, ln r नॉट आई है। हाँ तो i की वैल्यू आप ये देखो ना, सेम था, ln r इज इक्वल टू माइनस KT प्लस i। आपने इस वाले में कैसे करा है? आई को 0 ले गए हमने उसको। अच्छा i कैसे निकाला है, नहीं आपने सिर्फ इसमें ये वही मैं जानती हूँ सर, हाँ, इसमें आई हाँ। इसमें सर ने आई की वैल्यू पहले पुट नहीं करी, बाद में पुट करी। सेकंड इक्वेशन देख, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई के नीचे देख। इसके ऊपर सर ने एक को यहाँ पे सर ने माइनस यहाँ पे सर ने पहले पुट कर दी, यहाँ पे आई रहेगा। मैं ठीक बता रही हूँ यार। हाँ मैं कौन सा कर रही बोर्ड पे देख सर ने पहले लिख दिया ln r नॉट, कंफ्यूजन नहीं सर ने पहले आई चाहिए, लिखा है। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, रुको यही ये वाला पार्ट लीव कर देते हैं। यहाँ अब ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ से करना है, ओके। मैंने कहा डी आर जब हटाएंगे तो इसका मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई कि डी आर डिवाइड बाय आर किसके इक्वल हो जाएगा, ln r। तो ये तो हो गया तेरे पास ln r इज इक्वल टू माइनस के,
अब यहाँ से इंटीग्रेशन और ये डी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब हट गया टी बचा, और यहाँ पे जब ये हटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, कुछ आई वैल्यू बस ये Constant? बस ये तुम्हें करिए सर, ये? पहले पुटिंग क्या है, आपने पहले सीधा आई की वैल्यू पुट कर दी थी, आई नहीं लिखा था इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। इसलिए किसमें, आपने पहले यहाँ पे इस वाले में directly आया। आई की वैल्यू पुट कर दी थी, आपने लिखा नहीं था ये, इसलिए जब नोट्स बनाए थे तब, नहीं सर, अभी अब पहले अभी तो notes था। में था। चलो कोई बात नहीं, बाय, ना वी आर डिस्कसिंग दिस नॉनसेंस, थोड़ा सा आ गया तो चलो कोई बात नहीं, मान लो मैं गलत हो गया, मैंने वैल्यू नहीं लिखी थी, मैंने डायरेक्टली जल्दी से कर दिया, जल्दी से क्यों करा मैंने, मेरी गलती है, मुझे जल्दी नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ध्यान से देखो अब इसके ग्राफ, तो ग्राफ 2 मिनट का काम है, क्या क्या इक्वेशन बनी थी, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, ये बने बच्चों, ये भी किस पे बैठेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब माइनस एम एक्स प्लस सी। अगर इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे कांस्टेंट्स वगैरह की, तो ये आपके पास आ जाएगा y एक्सिस, ये है आपके पास m और ये x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास c, तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे बनाएंगे तो यही आएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम, इस तरफ क्या आएगा, ln r, स्लोप कहाँ आ रही है इसकी, ये आ गया पॉइंट हमारा इंटरसेप्शन का, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या है, यही है, ये ln r नॉट लिखा है, हो गया। स्लोप कितनी आ रही है यहाँ पे, माइनस के बच रही है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत क्या है, अगर इस इक्वेशन को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बच्चों ये लॉग में अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास लॉग r इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 और प्लस आपके पास लॉग r नॉट, ठीक है। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर जी ये इक्वेशन ये कैसे बन गई, तो इसके लिए मैथ समझाया था मैंने सिंपल सा, क्लास सेकंड क्लास का मैथ, आती कन्वर्ट करने की, नहीं आती कन्वर्ट करने, नहीं आती तो फिर भी देखो, ये बना लिया ना, इसको हटा दो, इसी में कर देता हूँ मैं इधर, ये देखो बच्चों, इस इक्वेशन को मुझे उसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे अब ln को किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में। जब ln को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 और ये हो जाएगा log r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के टी और प्लस, अच्छा इसके साथ मैंने ln नहीं लिखा था, सॉरी बच्चों, इसके साथ मैंने ln नहीं लिखा था गलती से, इस इक्वेशन के साथ ln नहीं लिखा था, ln आना था वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरसेप्शन पॉइंट, तो kt और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 और क्या आ जाएगा r नॉट। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब मान लो इसको उधर ले गया मैं, जब इधर ले जाऊंगा तो ये पूरा डिवाइडेड हो जाएगा 2.303, अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई इक्वेशन लिख देता हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, x अपॉन 5 और प्लस y अपॉन 5, यही होता है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता था, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ log r इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन कितना 2.303 और प्लस 2.303 r नॉट डिवाइडेड बाय 2.303, तो इससे तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा आपके पास तो log माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस, अच्छा इसके साथ log क्यों नहीं लिखा है फिर से,
यस सर ये लॉग क्यों बोल रहा हूं? मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा लॉग ना, कन्वर्ट तो कर दिया, लॉग नहीं लिख रहा हूँ साथ में मैंने। ये तो हमारे पास फिर अपने आप इक्वेशन जो ये बन के आ जाएगी। तो इसको अगर मैं ग्राफ में करूँ तो किस चीज़ का फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस जस्ट लिखने का जो तरीका है वैल्यू वगैरह का वो चेंज हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन है तो इस तरफ आपके पास आ गया log r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? नीचे क्या आएगा? टाइम। इसका भी वही, यस सर ये जो पॉइंट आया वो क्या आ गया? log r नॉट आ जाएगा। यस सर जब ये पॉइंट log r नॉट आ गया तो इसकी स्लोप क्या आएगी? अब ध्यान से सुनना, स्लोप ये देखो बच्चों, क्योंकि ये तो x एक्सिस पे आ गया तो बाकी जो बचा वो सारा, क्योंकि यहाँ पे m ये है तो आपके पास जो स्लोप आई वो आई -k अपॉन 2.303, बस ये फर्क है और कुछ नहीं है। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो गया? चलो लिखो फिर 2-3 क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन है, फाइव ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स ये बंद कर देना बस, हो गया।